जुले डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हमें चीजें दिखाई देता है। अब जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, दूर के किसी चीज को या नजदीक के किसी चीज को, वी कैन सी ऑब्जेक्ट either when object is a source या ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। when object reflect light falling on it, मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम सन को देख पाते हैं, हम स्टार को देख पाते हैं, हम बल्ब या कैंडल किसी भी चीज को देख पाते हैं, क्योंकि वो खुद ही एक सोर्स है। इट एमिट्स लाइट। ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल हम ले लेंगे सन, स्टार, ऐसे चीजें जो खुद सोर्स है और जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है उन चीजों को हम आराम से देख पाते हैं। सेकेंडली, हम उन चीजों को भी देख पाते हैं जो रिफ्लेक्ट्स लाइट फॉलिंग ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल मून पे क्या होता है कि जो सन का लाइट है जब मून पे पड़ता है वो जो रिफ्लेक्ट होता है, तो जब हमारे आंखों में वो पड़ता है रोशनी, तो हम मून को देख पाते हैं। सिमिलरली कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट, इसको हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि यहाँ से सोर्स से लाइट इसके ऊपर फॉल कर रहा है और फॉल करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में इमेज बनाते हैं। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को देख सकता है या साइटेड कर सकता है। ऑब्जेक्ट जब सोर्स हो या ऑब्जेक्ट व्हेन इट रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन इट। सो इन चीजों के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सो अब लाइट का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइट, या जो थ्योरीज रिगार्डिंग नेचर ऑफ द लाइट उसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। सो फर्स्ट थ्योरी न्यूटन्स ने दिया था 1678 में, जिसे हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लाइट कहेंगे, जिसमें हम लाइट को कंसीडर करता है लाइट इज अ टाइनी पार्टिकल। कोई भी इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जब वो लाइट एमिट करता है मींस वो टाइनी पार्टिकल्स एमिट करता है। इसी टाइनी पार्टिकल को हम कॉर्पस्कुलस बोलते हैं। इसी की वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सो फर्स्ट थ्योरी न्यूटन्स थ्योरी, जिसमें हम कंसीडर करेंगे कि लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिसमें हम कॉर्पस्कुलस बोलते हैं। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय न्यूटन इन 1678, जिसमें न्यूटन ने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पार्टिकल। लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल स्टार, सन, they emit tiny particles, and this theory is supported by the fact light travel in the straight line. Light travel in a straight line. This theory is supported by the fact that light travel in a straight line. जैसे टाइनी पार्टिकल्स एमिट होता है तो वो टाइनी पार्टिकल्स ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। सो सिमिलरली लाइट आल्सो ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। सो इसी थ्योरी को ये चीज सपोर्ट करता है, न्यूटन ने जो प्रपोज किया था टाइनी पार्टिकल। फॉर एग्जांपल जब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सो दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग बॉडी। अगर हम कोई बॉल इसके ऊपर बाउंस करें, फेंकेंगे, तो यहाँ पे ये बाउंस होके इस डायरेक्शन में जाएगा। सो सिमिलरली लाइट जो टाइनी पार्टिकल्स है, ये टाइनी पार्टिकल्स भी जब इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एमिट करता है तो किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जब ये पड़ेगा तो ये बाउंस होगा। सेम वे जैसे लाइट रिफ्लेक्ट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्रैक्शन के केस में
जब लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, सो जब पार्टिकल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करता है, तो जो दूसरे मीडियम का जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स इस लाइट के जो टाइनी पार्टिकल्स है इसको एक्सेलरेट करता है, जिसकी वजह से इसका स्पीड मीडियम में इंक्रीज हो जाता है। ऐसा न्यूटन ने प्रपोज किया था। लेकिन बाद में हमें पता चला है कि जब लाइट डेंसर मीडियम में एंटर करता है तो इसका स्पीड इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो जाता। सो ऑन द फैक्ट रिफ्लेक्शन भी हम इसी पार्टिकल थ्योरी पे हम डिफाइन कर सकता है। सो दिस थ्योरी के बारे में न्यूटन ने जो जो हमने किया वो हमने ब्रीफली डिस्कस किया। नेक्स्ट थ्योरी हम करेंगे ह्यूजेंस वेव थ्योरी। अब दिस इज अ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरी, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरी में ह्यूजेंस ने क्या मेंशन किया था कि लाइट ट्रैवल इन ईथर मीडियम, एक हाइपोथेसिस मीडियम डिफाइन किया है ईथर, लेकिन ह्यूजेंस को बाद में वो मीडियम प्रूव नहीं कर पाया। सो दैट इज अ बिग ड्रॉबैक। लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए 1801 में थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो उसी को ये चीज सपोर्ट करता है। ह्यूजेंस ने क्या प्रपोज किया है कि लाइट जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ईथर मीडियम में ट्रैवल करता है सेम लाइक साउंड वेव, तो थॉमस यंग ने जो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट किया उसने ये शो किया कि जैसे साउंड वेव इंटरफेयर करता है और सुपर इम्पोजिशन हो जाता है, सिमिलरली इसके एक्सपेरिमेंट में हमने ये मेंशन किया कि लाइट भी सुपर इम्पोज हो जाता है। सो इस थ्योरी को ये चीज़ फैक्ट करता था। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि ह्यूजेंस ने जो ईथर मीडियम के मेंशन किया था वो इसको प्रूफ नहीं कर पाया। नेक्स्ट थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसमें 1860 में मैक्सवेल ने एक थ्योरी डिफाइन किया था जिसमें लाइट को कंसीडर किया था एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसका स्पीड c this is equal to 1 by mu naught into epsilon naught, which is equal to 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. So Maxwell ने ये डिफाइन किया था light is an electromagnetic wave which travel with a speed of 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. इसी थ्योरी को कंफर्म किया था हर्ट्ज ने 1866 में, और हर्ट्ज was able to generate electromagnetic waves in laboratory. और कुछ चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्साइटेशन ऑफ एटम्स, उनको ये थ्योरी डिफाइन नहीं कर पाता। तो 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक न्यू थ्योरी प्रपोज किया था जिसे हम क्वांटम थ्योरी के नाम से डिफाइन करते हैं। आइंस्टाइन ने कहा लाइट इज नॉट ए पार्टिकल बट इट इज अ बंडल ऑफ टाइनी एनर्जी, टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी, जिसका एनर्जी दिस इज इक्वल टू h into mu. Mu है frequency of the light. So उसी tiny bundle of particles, tiny bundles of energy को हम define करेंगे photon. So कई ऐसे चीज़ें हैं, for example interference, diffraction, ऐसे चीज़ें light को wave nature consider करने पर ही explain कर पाते हैं, और कई चीज़ें ऐसे हैं जिसको light को particle consider करने पर ही explain होता है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट, इसी को हम डिफाइन करेंगे। सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस द वेव नेचर ऑफ द लाइट, जिसे हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। जब लाइट को वेव कंसीडर करेंगे, सो इसमें हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज वेव फ्रंट, सो वेव फ्रंट के कितने टाइप्स होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन, कैसे प्रोड्यूस होता है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वेव मीन्स, सो इसके वेव लेंथ होंगे लाइट के, विच इज लैम्डा, फिर हम वेव फ्रीक्वेंसी, म्यू, फेस,
जिसे हम डिफाइन करेंगे एंगल। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम y से हम डिफाइन करेंगे। सो लाइट इज अ वेव मीन्स कोई भी सोर्स हो वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है एंड दैट डिस्टर्बेंस ट्रैवल, एंड उसी डिस्टर्बेंस को हम वेव कहेंगे। सो वेव है तो इसका एक वेवलेंथ होगा, इसका फ्रीक्वेंसी होगा एंड इसका फेज एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम नाउ वी विल डिफाइन वेव फ्रंट। So what is wave front? Wave front is a surface. So wave front is a surface in the path of the wave. And that surface is normal to the wave. So wave front is the surface in the path of wave जहां पे every particle surface पे जितने भी particle है they are vibrating in the same phase, vibrating in the same phase. So wave front is defined as the surface in the path of the wave जहाँ पे where every particle is vibrating in the same phase. So wave front, अगर हमारे पास जो source है, if the source is point source, अगर जो हमारे पास सोर्स है पॉइंट सोर्स है, यहाँ से जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, जनरेट होगा, ये डिस्टर्बेंस इन होमोजीनियस मीडियम ट्रैवल इन द ऑल डायरेक्शन, तो ये कौन सा वेव फ्रंट जनरेट करेगा? ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। सो दिस इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट, अगर सोर्स लीनियर है एंड इफ द सोर्स इज लीनियर, तो ये किस टाइप का वेव फ्रंट जनरेट करेगा? ये जनरेट करेगा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। एंड इफ द सोर्स इज एट वेरी वेरी फार डिस्टेंस या सोर्स इंफिनिटी पे है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट जनरेट करेगा। और इसमें नोट करने वाली बात है, द रे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। रे नॉर्मल होगा टू द वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, कुछ देर के बाद ये वेव फ्रंट विद द सेम सेंटर, कोसेंट्रिक सेंटर, ये नेक्स्ट वेव फ्रंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कुछ देर के बाद। सो दिस इज द वेव फ्रंट ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जैसे जैसे डिस्टर्बेंस ट्रैवल करेगा, तो ये वेव फ्रंट भी फर्स्ट वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट, ये फिर हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। फिर टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा, तो वेव फ्रंट भी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में, होमोजीनियस मीडियम में हर डायरेक्शन में ये ट्रैवल करते करते यहाँ चला जाएगा। सिमिलरली सिलिंड्रिकल में ये सोर्स है लीनियर सोर्स, पहले ये दिस इज द प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट के सरफेस पे कहीं पे भी कोई भी पार्टिकल हो, ये पार्टिकल्स आर ऑलवेज वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। कुछ देर के बाद डिस्टर्बेंस यहाँ ट्रैवल करेगा, तो ये बड़ा स्फीयर बनेगा, तो ये वेव ये बन जाएगा इसका सेकेंडरी वेव फ्रंट। सिमिलरली ऐसे करते करते चला जाएगा। प्लेन वेव फ्रंट में दिस इज अ वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। जैसे डिस्टर्बेंस ट्रैवल होगा इस यहाँ की तरफ, तो ये कुछ देर के बाद ये वेव यहाँ पे एक और प्लेन वेव फ्रंट बना देंगे। सो प्राइमरी वेव फ्रंट अगर हमें पता है, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट कहाँ पे होगा, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो इसमें हम एक चीज और डिफाइन करेंगे, रे ऑफ लाइट।
सो व्हाट इज रे ऑफ लाइट? हमारे पास कोई भी वेव फ्रंट है, वहां पे नॉर्मल इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टर्बेंस, अगर हम एक एरो रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल टू द वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टर्बेंस, सो दिस विल बी द रे ऑफ लाइट। स्फेरिकल वेव फ्रंट में ये दिस आर रेस ऑफ लाइट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में ये एरो इस तरफ, पीछे की तरफ, हर डायरेक्शन में जितने भी एरो है दे आर द डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ द लाइट। सो दिस इज आवर प्लेन वेव फ्रंट। इस पे हम नॉर्मल एरो ड्रॉ करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टर्बेंस, दिस विल बी द रे ऑफ लाइट। सो रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। सो अगर हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो उसका वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट होगा। सो दिस इज वेव फ्रंट, इसको मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो प्लेन इस तरह है। सो कुछ देर के बाद वेव फ्रंट यहाँ पे होगा, कुछ देर के बाद वेव फ्रंट यहाँ पे होगा। दिस इज द वेव फ्रंट ऑफ पैरेलल बीम्स। और इसके जो डायरेक्शन ऑफ द वेव या रे होगा, दिस इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। ये हो गया पैरेलल बीम्स के, पैरेलल बीम्स रिप्रेजेंटेड बाय द एरोस। और जो इसका वेव फ्रंट है, ये दिस प्लेन सरफेस, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल दे आर ऑल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। सो पैरेलल बीम। अगर हमारे पास डाइवर्जिंग रे है, या अगर हमारे पास कन्वर्जिंग रे है, सो डाइवर्जिंग रे के लिए जो वेव फ्रंट होगा दैट विल बी स्फेरिकल। ये रहा, कुछ देर के बाद वेव फ्रंट यहाँ पे होगा, कुछ देर के बाद वेव फ्रंट यहाँ पे होगा, इस शेप में होगा। सो ऑन दिस सरफेस, अब जो स्फेरिकल सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कहीं पे भी पार्टिकल हो, दे आर ऑल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। कन्वर्जिंग रे के लिए रे कन्वर्स हो रहा है तो वेव फ्रंट ये, नेक्स्ट वेव फ्रंट ये, सेकेंडरी वेव फ्रंट ये चीज। सो एवरी पॉइंट ऑन दिस सेम वेव फ्रंट पार्टिकल सभी वाइब्रेट करेंगे सेम फेस में। अब जो वेव फ्रंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू सरफेसेस। अगर हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट है तो सेकेंडरी वेव फ्रंट कहाँ पे होगा, ये चीज डिस्कस करने के लिए हम एक नया प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, ह्यूजेंस प्रिंसिपल, जिसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। लाइट इज अ डिस्टर्बेंस। अब जब डिस्टर्बेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो ये हमारा वेव फ्रंट, ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट, या इन बिटवीन यहाँ पे वी कैन हैव नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स। सो ये प्राइमरी वेव फ्रंट है तो ये हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। अगर हमें पता है कि प्राइमरी वेव फ्रंट यहाँ पे है, सो डिस्टर्बेंस लाइट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ सी। लाइट इज अ वेव जो सी वेलोसिटी से मीटर पर सेकंड स्पीड से ट्रेवल करेंगे। सो अगर हमारे पास ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, सो इन टाइम t we can find out where secondary wave front is located. इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो प्रिंसिपल स्टडी करेंगे, that principle is known as Huygens principle. Huygens principle में Huygens ने कुछ assumption दिए हैं जिसके बेसिस के ऊपर ये प्रिंसिपल हम एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट assumption Huygens ने ये किया है कि each point on the primary wave front, so this is our primary wave front. इस प्राइमरी वेव फ्रंट, अगर हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट, तो जितने भी पॉइंट ऑन दिस सरफेस ऑफ द वेव फ्रंट है, दे आर ऑल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। अगर हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट का लोकेशन पता है तो वी कैन easily find the secondary wavelength by this assumption. Each point on the primary wave front, जितने भी पॉइंट प्राइमरी वेव फ्रंट है पे है,
दे एक्ट एज अ सोर्स। ये वेव फ्रंट, ये पार्टिकल, each point they act as a source। So ये सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए सोर्स की तरह काम करेगा, एंड दिस वेव मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन at the same speed at which the wave is moving. So each point on the primary wave front act as a source for secondary wavelet which is moving with the same speed as the wave is moving in the forward direction. Since light के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो light travel with the speed of c, तो ये पार्टिकल in time t ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा c into t. So distance travel, velocity into time. So ये रहा हमारा पास डिस्टेंस ट्रैवल c इंटू टी। सो हर पार्टिकल इतने टाइम पे इतना डिस्टेंस कवर करके इस सरफेस के ऊपर पहुंच जाएंगे, एंड दिस सरफेस इज नोन एज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। सो फर्स्ट assumption, each point on a primary wave front act as a source for secondary wavelets which travel in the forward direction with the same speed as the wave is moving. Now the second assumption, the new position of the wavefront at any instant is the line drawn tangent to the edges of the wavelets. तो हम डिस्कस करेंगे इसको। ये हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट है, यहाँ पे तीन पार्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ए बी सी, इन टी टाइम c इंटू डेल्टा टी, इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ये इतना रेडियस बनाते हुए एक स्फीयर ड्रॉ करेगा जिसका रेडियस c इंटू टी। पार्टिकल भी सेम फेस में है, सो इन सेम टाइम दिस विल आल्सो मेक एन सेम स्फीयर ऑफ रेडियस c इंटू टी। थर्ड पार्टिकल भी ये चीज है। सो एवरी पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स। अब इसी वेवलेट्स को जो कवर करता हुआ एनवेलप है, इसी वेवलेट को जो कवर करता हुआ एनवेलप है, सरफेस जो है, ये सरफेस हमारा बन जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। The new position of the wavefront at any instant is the line drawn tangent to the edges of the wavelets. ये हमारा वेवलेट्स है, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, तो ये जो एनवेलप को करता हुआ, वेवलेट को एनवेलप करता हुआ सरफेस जो है, ये हमारा बन जाता है सेकेंडरी वेवफ्रंट। सो ये हमारा ए बी जो सरफेस है, ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है। इन डेल्टा टाइम टी ये डिस्टेंस एक स्फीयर जनरेट करेगा, ये पार्टिकल, ये सोर्स बन जाएगा, और ये डिस्टर्बेंस जनरेट करेगा, और जो डिस्टर्बेंस हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तो इतना ये एक स्फीयर बना देगा। सिमिलरली बी पॉइंट ये स्फीयर बना देगा। तो यहाँ पे जो सरफेस है, पॉइंट्स है, दे आर ऑल वाइब्रेटिंग इन द सेम स्पेस, तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। इसी तरह बैकवर्ड में भी ये जितने भी पार्टिकल ऑन दिस सरफेस है, दे आर आल्सो वाइब्रेटिंग इन द सेम वेव फ्रंट, तो ये भी हमारा एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। सो दिस वेव फ्रंट को हम कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन हाइगन्स ने एक अजम्पशन, एक चीज और एज्यूम किया था कि जो वेवलेट का, जो हमारा वेवलेट है, इसका जो मेजॉरिटी मैक्सिमम चीजें ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के ऊपर कंसंट्रेटेड होगा। सो बैकवर्ड डायरेक्शन उसने डिस्कार्ड कर दिया। सो वेव फ्रंट दे आर ऑलवेज ट्रैवलिंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे है, दे एक्ट एज अ सोर्स, ये सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेगा। इस सेकेंडरी वेवलेट को कवर करता हुआ जो एनवेलप है, दैट विल अगेन बी एन प्लेन मीन्स टेंजेंट टू दिस स्फीयर। ये हमारे पास एक और प्लेन सरफेस बन जाएगा, ये हमारा
सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन वाला हमने डिस्कार्ड कर दिया, सो ये वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड में डायरेक्शन में ट्रैवल करता जाएगा। सो आई वंस अगेन रिपीट हाइगन्स प्रिंसिपल। इसकी जो assumption है, each point on the primary wave front act as a source for secondary wavelets that moves in the forward direction at the same speed at which the wave is moving. जो सेकेंड assumption है, the new position of the wave front at any instant. Any instant जब वेव फ्रंट का न्यू पोजिशन होगा, वो स्फीयर पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इन टेंजेंटों को जोड़ता हुआ जो सरफेस होगा, that surface is the secondary wave front. At any instant is the line drawn tangent to the edges of the wavelets at that instant. So at last हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट गिवन है तो टी टाइम के बाद जो ये वेव फ्रंट कहाँ पे होगा या सेकेंडरी वेव फ्रंट कहाँ फॉर्म होगा, दैट इज गिवन बाय द हाइगन्स प्रिंसिपल, जिसके दो assumption है। आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम हाइगन प्रिंसिपल को यूज करके रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के दोनों लॉस को प्रूव करेंगे।